हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में वाले हैं महाराणा कुंभा के बारे में तथा साथ ही इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक से संबंधित सभी तथ्य एनसीईआरटी, आरवीएससी और 10 बुकों के निचोड़ के आधार पर है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें कि शासनकाल की, तो महाराणा कुंभा का शासनकाल 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी के मध्य था, यानी इन्होंने मेवाड़ पर 35 वर्ष शासन किया था। इनके पिता का नाम मोकल था तथा माता का नाम सौभाग्य देवी था। इनके गुरु का नाम जैन आचार्य हीरानंद था तथा इनके संगीत गुरु का नाम सारंग व्यास संगीताचार्य था। ये मुख्य रूप से वीणा वाद्य यंत्र को बजाते थे, यानी इनका मुख्य या हम कह सकते प्रिय वाद्य यंत्र वीणा था। नेक्स्ट पॉइंट में हम अगर देखें कि इनकी उपाधियों के बारे में, कि इनको बहुत सारी उपाधियां दी गई, जिनमें मुख्य रूप से उपाधियां हैं राय रायन, राव राय, महाराजा धीराज। इसके अलावा इनकी एक और उपाधि है अभिनव भट्टाचार्य। संगीत के प्रेमी होने के कारण इनको ये उपाधि दी गई थी। तीसरी उपाधि है राणो रासो, यानी साहित्यकारों के आश्रयदाता होने के कारण इनको यह उपाधि प्रदान की गई थी। चौथी उपाधि है राजगुरु। राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष होने के कारण इनको यह उपाधि प्रदान की गई थी। और पांचवी उपाधि है हाल गुरु, यानी पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण इनको यह उपाधि प्रदान की गई थी। बात करें नेक्स्ट उपाधि की, तो छठवीं उपाधि है दान गुरु। जो महादानी, यानी ये दान में महादानी थे, तो महादानी होने के कारण इनको दान गुरु की उपाधि प्रदान की गई। अगली है परम गुरु, यानी समय का सर्वोच्च शासक होने के कारण इनको यह उपाधि प्रदान की गई थी। आठवीं उपाधि है छाप गुरु, यानी छापामार युद्ध में पारंगत होने के कारण इनको यह उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट उपाधि है गजपति। विशाल सेना का स्वामी होने के कारण इनको गजपति की उपाधि प्रदान की गई थी। अगली उपाधि है हिंदू सुल्तान, यानी हिंदू सुल्तान की उपाधि इनको मुस्लिम शासकों के द्वारा प्रदान की गई थी। मुस्लिम शासक इनको हिंदू सुल्तान के नाम से जानते थे। अगली है नव्य भरत, यानी नव्य भरत बहुत इंपॉर्टेंट उपाधि है। 10वीं उपाधि और 11वीं उपाधि याद रखिएगा, हिंदू सुल्तान। दूसरे नंबर की उपाधि अभिनव भट्टाचार्य। ये इनकी क्या है, इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नव्य भारत की उपाधि इनको नाट्य शास्त्र का ज्ञाता होने के कारण प्रदान की गई थी। नेक्स्ट उपाधि है इनकी संग्राम विशंभरी। नेक्स्ट है नंदिकेशावतार। नेक्स्ट है धीमान। नेक्स्ट है शैलगुरु, नरपति और अशुपति। यानी ये कुल टोटल 17 उपाधियां हमने लिखी हैं। ये 17 उपाधियों से महाराणा कुंभा को विभूषित किया गया था। इनको उपाधियां तो काफी दी गई थी, लेकिन हमने यहाँ पर मुख्य मुख्य उपाधियां लिखी हैं जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, जिनमें से नव्य भरत, संग्राम विशंभरी, इसके अलावा अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान। ये इनकी क्या है, मुख्य उपाधियां हैं जो एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। अगर हम बात करें इनके दरबारी विद्वान की, कि इनके दरबार में रहने वाले विद्वान कौन कौन थे, तो ज़्यादातर इनके दरबार में जैन विद्वान थे, जिनमें मुख्य रूप से हैं मुनि जिनसेन सूरी, सोम सुंदर सूरी, जय शेखर सूरी, भुवन कीर्ति सूरी, सोमदेव, मुनि मुंदर, माणिक्य, सुंदरगणी, सुंदर सूरी, जयचंद्र सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट, आसानंद मंडन और मंडन। ये इनका क्या था, प्रमुख शिल्पी था। स्थापत्य कला यानी इनकी वास्तुकला का क्या था, प्रमुख शिल्पी था। इसने भी क्या कुछ ग्रंथ भी लिखे थे। नेक्स्ट है गोविंद, यानी ये क्या है, इनके दरबारी विद्वान हैं, इनके दरबार में रहने वाले विद्वान व्यक्ति थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं महाराणा कुंभा से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, कि राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक या पिता किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा महाराणा कुंभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के काल को कला एवं वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा महाराणा कुंभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुंभा के मेवाड़ के शासक बनते उसके सामने कितनी समस्याएं थी। तो देखिए, जब महाराणा कुंभा शासक बने राणा मोकल के बाद में, तो इनके सामने 2 समस्याएं थीं। दोनों समस्याओं से इन्होंने निजात पाई थी। पहली समस्या थी कि अपने पिता मोकल के हत्यारे चाचा व मेरा को सजा देना, उनसे अपने पिता की हत्या का बदला लेना। दूसरी इनकी समस्या थी कि कुंभा अपने पिता के मामा रणमल राठौर के मेवाड़ में बढ़ रहे प्रभाव को क्या करना चाहते थे, समाप्त करना चाहते थे।
इसके बाद 1438 ईस्वी में कुंभा ने अपने सरदारों से राव रडमल की क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी। अपने पिता के मामा राव रडमल जोधपुर के थे, मारवाड़ के, तो मारवाड़ के राव रडमल की क्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी अपने सरदारों से राणा कुंभा ने 1438 ईस्वी में। क्यों करवा दी थी? क्योंकि राव रडमल ने चूड़ा के भाई राघवदेव सिसोदिया की हत्या कर दी थी। इस वजह से मेवाड़ के जितने भी सरदार थे इसके खिलाफ हो गए और इसकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि राणा कुंभा ने किसके सहयोग से चाचा मेरा और मेहपा पंवार की हत्या कर अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। तो सही आंसर होगा राव रडमल, यानी राव रडमल की सहायता से ही इसने अपने पिता की हत्या का बदला लिया था। लेकिन इसने राव रडमल की भी हत्या करवा दी थी। तो देखिए कि कुंभा ने रडमल की किस प्रेमिका की सहायता से उसकी हत्या करवाई थी, की थी। तो याद रखना, राव रडमल की एक प्रेमिका थी भारमली, और इसके सहयोग से राव रडमल की हत्या की गई थी, करवाई गई थी राणा कुंभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में हुआ, और ये युद्ध काफ़ी फेमस युद्ध है। इसको याद रखिएगा कि सारंगपुर का युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो इसको याद रखना है कि ये युद्ध मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा यानी मांडू, इसकी राजधानी थी मालवा की, तो मांडू के सुल्तान या मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच में सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में। इस युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय हुई थी, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार इस युद्ध के पश्चात कुंभा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को मेवाड़ बंदी बनाकर लाया था। तो याद रखना कि सारंगपुर का युद्ध महाराणा कुंभा के बीच में और महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में हुआ। इस युद्ध में महाराणा कुंभा विजयी हुए। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति को लिखवाया था, और इसी प्रशस्ति के अनुसार बताया गया है कि सारंगपुर के युद्ध के पश्चात महाराणा कुंभा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को मेवाड़ में बंदी बनाकर लाए और 6 महीने तक यहाँ बंदी बनाकर रखा था। अब इनका युद्ध का कारण क्या था, कि ये युद्ध हुआ क्यों था, सारंगपुर का युद्ध महमूद खिलजी से क्यों युद्ध करना पड़ा महाराणा कुंभा को। तो आपको बता दें कि मालवा सुल्तान ने मेहपा पंवार को क्या दी थी, शरण दी थी, आश्रय प्रदान किया था। इसी का बदला लेने के लिए महाराणा कुंभा ने मालवा सुल्तान महमूद खिलजी पर आक्रमण किया और उससे युद्ध किया। नेक्स्ट नोट देखिए कि कुछ विद्वानों ने सारंगपुर युद्ध को अनिर्णायक माना था, क्योंकि इस युद्ध में महमूद खिलजी व महाराणा कुंभा दोनों ने अपनी जीत का दावा किया था। महाराणा कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में एक विजय स्तंभ बनवाया। उसी प्रकार महमूद खिलजी ने भी मालवा में विजय स्तंभ बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महाराणा कुंभा ने किस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो सही आंसर है सारंगपुर विजय। महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था चित्तौड़गढ़ में। और एक बात और बता दें कि विजय स्तंभ के बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दी है अपने चैनल पर। अगर विजय स्तंभ के बारे में आपको डिटेल से जानना है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर विजय स्तंभ से संबंधित सभी जानकारी, संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। विजय स्तंभ से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। नोट में आपको मैंने यहाँ बता ही दिया है कि सारंगपुर का युद्ध हुआ था, इसमें महाराणा कुंभा विजयी हुए थे, और इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि कौन सा सुल्तान चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 6 माह के लिए बंदी बनाकर रखा गया था। तो अभी मैंने बता दिया आपको, महमूद खिलजी प्रथम, और ये मालवा के सुल्तान थे। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को बंदी बनाया था। तो अभी बता दिया मैंने, सारंगपुर के युद्ध में, जो 1437 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि फरिश्ता के अनुसार महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो सही आंसर है 5 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सन 1937 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण था कि मालवा का मेहपा पंवार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था। तो सही आंसर है नागौर विवाद। ठीक है, नागौर की जो विवाद की वजह से महाराणा कुंभा का गुजरात के साथ में क्या हुआ था, विवाद हुआ था।
अगला पॉइंट है हमारा कि चंपानेर की संधि कब हुई थी। चंपानेर की संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछी जाती है, और ये चंपानेर की संधि हुई थी 1456 ईस्वी में। देखिए यह संधि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 ईस्वी में हुई थी। और किसके लिए हुई थी? महाराणा कुंभा को पराजित करने के लिए हुई थी, लेकिन ये दोनों मिलकर भी कुंभा को पराजित नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महाराणा कुंभा के काल में मेवाड़ और मारवाड़ में मैत्री संबंध स्थापित करने में किसने मध्यस्थता निभाई थी? तो सही आंसर है हंसाबाई ने 1453 ईस्वी में। हंसाबाई इसकी दादी थी महाराणा कुंभा की और मुकल की माँ थी। तो आपको बता दें कि हंसाबाई ने क्या करवाया, मारवाड़ और मेवाड़ में चल रही द्वेष भावना को क्या करवाया था, प्रेम संबंधों में बदलवाया था, द्वेषता को खत्म करके मैत्री संबंध स्थापित करवाया था। देखिए महाराणा कुंभा ने क्या किया कि राव रणमल राठौर की हत्या करने के बाद में उसके पुत्र रावजोधा पर आक्रमण करने के लिए अपने ताऊ कुंवर चूड़ा, यानी चूड़ा वही है मेवाड़ के भीष्म पितामह जिन्हें कहा जाता है कुंवर चूड़ा, रावचूड़ा, तो रावचूड़ा कुंवर चूड़ा को क्या किया, सेना सहित मंडोर भेज दिया था। ये महाराणा कुंभा के ताऊ थे कुंवर चूड़ा, और चूड़ा ने क्या किया, रावजोधा पर आक्रमण किया। रावजोधा राव रणमल का बेटा था। राव रणमल की हत्या महाराणा कुंभा ने करवा दी है ऑलरेडी पहले ही, और चूड़ा ने क्या किया कि रावजोधा पर आक्रमण किया, यानी मंडोर, मारवाड़ की राजधानी थी मंडोर पर आक्रमण किया। और रावजोधा मंडोर से भागकर काहुनी गांव में जाकर शरण लेता है और मंडोर पर चूड़ा अधिकार कर लेता है। ठीक है, एक बात याद रखनी है कि मारवाड़ से द्वेष भावना था, राव रणमल की वजह से ये द्वेष भाव आया। राव रणमल की हत्या करने के बाद में महाराणा कुंभा ने अपने ताऊ कुंवर चूड़ा को कहाँ पर भेजा, मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कुंवर चूड़ा मारवाड़ की राजधानी मंडोर पर आक्रमण कर देता है। वहाँ से वहाँ के राजा थे उस समय रावजोधा, जो राव रणमल के बेटे थे, वो वहाँ से भागकर काहुनी गांव में जाके शरण ले लेते हैं और मंडोर पर अपना अधिकार कर लेते हैं कुंवर चूड़ा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाराणा कुंभा का मंडोर पर अधिकार हो जाता है 1453 ईस्वी में। इसके बाद में क्या होता है कि 1453 ईस्वी में हंसाबाई के आग्रह पर रावजोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के बेटे रायमल के साथ कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप रावजोधा व कुंभा के मध्य मैत्री संबंध स्थापित हो गए। और इस संधि को इतिहास में आवल बावल की संधि कहा जाता है। आवल बावल की संधि याद रखना है 1453 में हुई थी, महाराणा कुंभा और रावजोधा के मध्य हुई थी। ठीक है, और इसको करवाने में जो मध्यस्थता निभाई थी वो हंसाबाई ने निभाई थी, जो महाराणा कुंभा की दादी थी। एक बात याद रखनी, और रावजोधा की कौन थी, बुआ थी। ठीक है, रावजोधा की बुआ लगती थी ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है कि महाराणा कुंभा के काल में मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया, जिसका केंद्र बिंदु क्या था? तो सही आंसर है सोजत पाली। ठीक है, मैत्री संबंध होने के बाद में मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बना दी गई कि ये सोजत पाली इसका केंद्र बिंदु रखा गया कि इस पाली सोजत जगह है, इस जगह से उस तरफ का एरिया मारवाड़ का और इस तरफ का एरिया मेवाड़ का होगा, और ये क्या होगा, एक सीमा पॉइंट होगा, एक केंद्र बिंदु होगा मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का। नेक्स्ट पॉइंट है कि वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से कितने दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा 32 दुर्गों का, जिनमें से कुछ हम इंपॉर्टेंट यहाँ पे दुर्ग देख लेते हैं जिनका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। देखिए सबसे पहले आता है कुंभलगढ़ दुर्ग। इसका निर्माण राजसमंद में महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। दूसरा है अचलगढ़ दुर्ग। इसका भी निर्माण सिरोही में महाराणा कुंभा ने करवाया था। तीसरा है बसंतीगढ़ दुर्ग। इसका भी निर्माण सिरोही में महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। चौथा है बैराट दुर्ग, बदनौर के पास। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। पांचवा है कोलन दुर्ग। इसका भी निर्माण बदनौर के पास महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला दुर्ग है भूमठ दुर्ग। ठीक है, और इसका निर्माण उदयपुर में भीलों की शक्ति पर नियंत्रण करने हेतु महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला है मचान दुर्ग। इसका भी निर्माण उदयपुर में मेरों की शक्ति पर नियंत्रण करने हेतु महाराणा कुंभा ने करवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि महाराणा कुंभा द्वारा राजसमंद में निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग अरावली पर्वतमाला के किस छोर पर स्थित है? तो सही आंसर है पश्चिमी छोर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो सही आंसर है मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग के जिस हिस्से में कुंभा ने अपना निवास स्थान बनाया उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित मंदिर, ठीक है, तो महाराणा कुंभा ने कौन कौन से मंदिर बनवाए उनके बारे में देख लीजिए। पहला है कुंभश्याम मंदिर। इस कुंभश्याम मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में करवाया था। अगला है आदिवराह मंदिर, इसका निर्माण 1459 ईस्वी में किया गया। तीसरा है कुंभा स्वामी मंदिर, यानी कुंभश्याम मंदिर, कुंभा स्वामी मंदिर दोनों अलग अलग हैं। कुंभश्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में बनवाया था और कुंभा स्वामी मंदिर इन्होंने कुंभलगढ़ में बनवाया था, कंफ्यूज मत हो जाना। अगला है श्रृंगार चौरी यानी श्रृंगार चबरी, इसका निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया। कैलाशपुरी विष्णु मंदिर। अगला है कुशाला माता का मंदिर बदनौर में बनवाया और एकलिंग जी के मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। अगला है महाराणा कुंभा के शासनकाल में 1444 खंभों वाले रणकपुर के चौमुखा जैन मंदिर जो पाली में है का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है जैन श्रेष्ठी धृढ़क साहा ने 1439 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किस शिल्पी के निर्देशन में हुआ था? तो सही आंसर है देपाक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने कहा कि कुंभा ने मंदिरों के निर्माण में भी सुरक्षा और धार्मिक भावना का सामंजस्य उपस्थित कर एक नूतन चेतना को जन्म दिया? तो सही आंसर होगा D.R. भंडारकर ने। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों में सबसे बृहत्तम सर्वश्रेष्ठ व सिरमौर ग्रंथ कौन सा है? सही आंसर होगा संगीत राज। इसका फैक्ट देख लीजिए कि इस ग्रंथ में गीत, वाद्य और नृत्य तीनों विधाओं का समावेश मिलता है। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि कौन सा ग्रंथ गीत, वाद्य और नृत्य के समावेशन से निर्मित है? तो सही आंसर होगा संगीत राज, महाराणा कुंभा ने लिखा। इस ग्रंथ के 5 उपभाग हैं जो रत्नकोश कहलाते हैं। पहला रत्नकोश है पाठ्य रत्नकोश, दूसरा है नृत्य रत्नकोश, तीसरा है गीत रत्नकोश, चौथा है वाद्य रत्नकोश और अगला है रस रत्न कोश। तो ये क्या है? इसके 5 उपभाग हैं। संगीत राज ग्रंथ के इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, एग्जाम में इससे संबंधित कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये कंप्लीट है, यानी इस तरीके से या वो गीत, वाद्य, नृत्य तीनों विधाओं के बारे में पूछ सकता है, इसके उपभागों के बारे में पूछ सकता है, कितने उपभाग हैं, किसने लिखा है, ये सारी चीजें इसके बारे में पूछी गई हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। देखिए महाराणा कुंभा ने संगीत राज ग्रंथ लिखा, जो भी जिसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध जिसको सूद प्रबंध भी कहते हैं, कामराज रतिसार, गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी इन्होंने, चंडी शतक की टीका लिखी, संगीत रत्नाकर की टीका लिखी, सुधा प्रबंध यानी रसिक प्रिया का क्या है एक पूरक ग्रंथ है, इसको भी लिखा। राजवर्णन एकलिंग महात्म्य का प्रारंभिक भाग है, राजवर्णन इन्हीं के द्वारा लिखा गया। इसके अलावा नवीन गीत गोविंदवाद प्रबंध, हरिवार्तिक, संगीत क्रम दीपिका, संगीत सुधा, नेत्र रत्न कोश, ये सभी ग्रंथ महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए। महाराणा कुंभा को महाराष्ट्री, कर्नाटी, मेवाड़ी भाषा का अच्छा ज्ञान था। महाराणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में अत्यंत निपुण थे? बीड़ा। मैंने अभी बता दिया स्टार्टिंग में कि महाराणा कुंभा का जो प्रिय वाद्य यंत्र बीड़ा था और इसको ये बजाने में अत्यंत निपुण थे। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा कुंभा की पुत्री जो संगीत शास्त्र की ज्ञाता होने के कारण बागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई कौन थी? तो सही आंसर होगा रमाबाई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राणा कुंभा के संगीत गुरु कौन थे? तो स्टार्टिंग में बताया था इनके बारे में, सारंग व्यास संगीताचार्य। अगला क्वेश्चन है कि एकलिंग महात्म्य ग्रंथ का लेखक कौन था? तो सही आंसर है कान्हा व्यास और इसका प्रारंभिक भाग राजवर्णन कहलाता है। एकलिंग महात्म्य का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? राजवर्णन कहलाता है और उसको लिखा था महाराणा कुंभा ने। और कान्हा व्यास
कुंभा का क्या था, वैतनिक कविता, पुस्तकें लिखने का, लेखन कार्य करने का इनको वेतन मिलता था और महाराणा कुंभा के ये वैतनिक कवि थे। इस ग्रंथ में यानी एकलिंग महात्म्य ग्रंथ में विभिन्न रागों व तालों के साथ गाई जाने वाली देवताओं की स्तुतियां यानी आरतियां वर्णित हैं। अगला पॉइंट है कि किस शासक को नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान होने के कारण नव्य भरतवी कहा जाता है। तो सही आंसर होगा इसका महाराणा कुंभा को। अगला पॉइंट है हमारा कि महाराणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी कौन था, मंडन था। ठीक है, और मंडन के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र और रूपावतार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि मंडन के पुत्र गोविंद के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं। तो देखिए मंडन के पुत्र हैं गोविंद, और गोविंद ने लिखा था उद्धार धोरिणी, द्वार दीपिका, कलानिधि, इन 3 ग्रंथों को लिखा था। इसके अलावा मंडन के भाई थे नाथा, और नाथा ने प्रमुख ग्रंथ लिखा था वास्तु मंजरी। अगला पॉइंट देखिए मंडन किसका पुत्र था। तो मंडन खेता ब्राह्मण का क्या था, पुत्र था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेवाड़ के किस शासक को संग्राम विशंभरी कहा गया है। तो सही आंसर है महाराणा कुंभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस इतिहासकार ने महाराणा कुंभा के विषय में कहा है कि उसमें महाराणा हम्बीर की शक्ति, लाखा का कला प्रेम और वह प्रतिभा थी जिसने घग्गर के तट पर फिर से मेवाड़ के झंडे को स्थापित कर स्थायी प्रतिष्ठा अर्जित की थी। तो सही आंसर है कर्नल जेम्स टॉड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस विद्वान ने महाराणा कुंभा के लिए लिखा है कि कुंभा एक महान शासक, महान सेनाध्यक्ष, महान निर्माता एवं वरिष्ठ विद्वान था। तो सही आंसर होगा हरविलास शारदा, और ये अजमेर के निवासी थे, इन्होंने ये कथन दिया है। अगला क्वेश्चन है महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी। तो महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा यानी जिनको उदयकरण भी कहते हैं, उदयकरण यानी उदा ने 1468 ईस्वी में की थी। फैक्ट देख लीजिए कि महाराणा कुंभा को जीवन के अंतिम दिनों में उन्माद रोग हो गया था। सन 1668 ईस्वी में कुंभा की उसके पुत्र उदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग में मामा कुंड देव के पास हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली जानने का प्रमुख स्रोत क्या है। तो सही आंसर है कुंभलगढ़ प्रशस्ति। देखिए कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी विजय स्तंभ वाले वीडियो में बताई है, क्योंकि कुंभलगढ़ प्रशस्ति विजय स्तंभ पर लिखी गई है। तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको विजय स्तंभ वाली वीडियो में मिल जाएगी, ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना 1460 ईस्वी में पूरी हुई, इसके रचयिता कौन है। तो सही आंसर है कवि महेश। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अत्रि और महेश, कवि अत्रि और कवि महेश ने मिलकर ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको विजय स्तंभ वाली वीडियो में देखने को मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि महाराणा कुंभा के समय के अभिलेख कौन कौन से हैं। तो इनके देखिए महाराणा कुंभा के समय लिखे गए अभिलेख हैं दिलवाड़ा का शिलालेख 1434 ईस्वी में लिखा गया, नंदिया गांव का दान पात्र ये 1437 में लिखा गया, रणकपुर के मंदिर का लेख। अगला है चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में लिखी गई, कुंभलगढ़ के मामादेव मंदिर की प्रशस्ति भी 1460 ईस्वी में लिखी गई, आबू के अचलगढ़ यानी जैन मंदिर का शिलालेख भी 1462 ईस्वी में लिखा गया। और ये सभी शिलालेख और दान पात्र लेख महाराणा कुंभा के द्वारा लिखवाए गए थे। इसके अलावा कुंभा के काल के यानी कुंभा कालीन तांबे के 5 सिक्के खुदाई में मिले हैं, 4 जिनमें कवि राजा श्यामल दास को मिले थे और एक मिस्टर प्रिंसेप को, जेम्स प्रिंसेप को मिला था। ये थी दोस्तों महाराणा कुंभा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।